गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। एक बार सभी छात्र आ जाएंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोगों को क्लास दिखनी और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और अच्छे से सुनाई भी दे रहा होगा। एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे सभी स्टूडेंट्स फटाफट से। हाँ जी, एक बार सभी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करेंगे कि आप लोगों को क्लास दिखाई और सुनाई दोनों दे रही है, राइट? हाँ जी, तो आ जाएं भाई फटाफट से और मुझे बताना शुरू करेंगे। मैंने आपके कमेंट्स ओपन कर लिए हैं और क्लास में थोड़ा सा की नहीं ले रहा था, कुछ तो भी था क्लास में गड़बड़, ओके, जिसके चलते आप लोगों को थोड़ा सा डिले हो गई है। वेरी गुड आफ्टरनून सरिता जी, मनोरमा जी, संगीता, विशाल, जन्मेजय, अनिकेत, अभिषेक, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, राइट। और विल स्टडी, आज देखेंगे भारतेंदु जी को, और भारतेंदु जी की एक रचना है हमारे सिलेबस में, दैट इज भारत भारती, तो वो डायरेक्ट सिलेबस में है। हालांकि हम उनकी कुछ अन्य रचनाओं का भी थोड़ा थोड़ा सा ब्यौरा लेते हुए चलेंगे, यानी कि कंसाइज वे में अगर हम उनको लिखना चाहें तो वो चीजें भी हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो भारत भारती से कई बार सवाल भी पूछा जाता है आप लोगों को, और मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं उनसे भी जो है आपको सवाल पूछा जाता है। एक बड़ा हस्ताक्षर है द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, आधुनिक युग में अगर हम बात करें तो, और संपादन के क्षेत्र में बड़ा नाम उन्होंने अपना कमाया है, जिसके कारण मतलब हालांकि ऐसे कोई साहित्य में भी इनका नाम बड़े स्तर पर है ना। और अगर बात करें अनुशासन आदि की, तो भाषाई अनुशासन के लिए इन्हें बड़े स्तर पर जाना जाता है, क्योंकि उससे पहले जैसे कि कुछ शब्द होते हैं ना, जिन शब्दों को सब ठीक है, ओके। मैथिली है ना, मैथिली शरण गुप्त, गुप्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड रहा दैट वाज 1886 टू 1964। अब मुझे बताओ, ये जो समय है, यहाँ पर इनके जन्म से एक साल पहले भारत में एक नए राजनीतिक संगठन यानी कांग्रेस, उसकी स्थापना हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना के बाद में भारत की स्थिति बदली है। ये दो तीन तरीके की चीजों की बात करेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती के अंदर तीन एस्पेक्ट पर काम करा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तीनों एस्पेक्ट को उन्होंने अपनी इस रचना के अंदर समाहित किया है। वॉइस नहीं आ रही? एक सेकेंड, वॉइस तो आ रही होगी, एक बार देखो भाई, वॉइस तो आ रही होगी, मेरी तरफ से सब क्लियर है? वॉइस का क्या इश्यू हो गया? आरती, मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारत आ तो रही है जी, आ तो रही है वॉइस? जी,
आ रही है ना? जी बिल्कुल। विशाल पूछ रहे हैं इतिवृत्तात्मकता का क्या अर्थ होता है? विशाल, इतिवृत्तात्मकता होता है जैसे बहुत ज्यादा गहनता में किसी चीज को वर्णन करना। समझ रहे हैं? किसी चीज का बहुत ज्यादा गहनता में, बहुत ज्यादा विस्तार में वर्णन करना, इसको कहा जाता है इतिवृत्तात्मकता। ऐसे बनता है। आप में से कई छात्रों को नहीं पता होगा। इति यहां पर इस काल की, इस युग की एक बड़ी विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, राइट। इतिवृत्तात्मकता यानी कि यहां पर जो द्विवेदी युग है, खासतौर पे द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के द्विवेदी युग के प्रमुख लक्षणों में से एक, यानी एक मिनट, दिखाई दे रहा है आपको? जो भी स्टोरी है या कथा है, जब इस पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है, ठीक है, जब इस पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है, प्लस प्लस यहां पर जब प्रबंध काव्य की हम बात करते हैं, प्रबंध काव्य, तो इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है इति वृत्तात्मकता। यानी ऐसी प्रणाली, ऐसी पद्धति जिसमें कथा पर बहुत ज्यादा बल दिया जाए, प्लस जहां पर मुक्त काव्य की उपस्थिति ना होते हुए प्रबंध काव्य की उपस्थिति हो, उस प्रवृत्ति को बोला जाता है इतिवृत्तात्मकता। तो कहीं पर कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा। इतिवृत्तात्मकता का मतलब कि हमें अपने विचारों को बहुत गहनता से प्रस्तुत करना, किसी जो हमारी यहाँ पर एक तरीके से स्टोरी है, कथा है, कहानी है, उसका वर्णन बहुत अच्छे तरीके से करना, गहनता से, गूढ़ता से करना, एक्सप्रेसिव वे में करना, और प्लस यहाँ पर क्या, ये किसका होगा? ये प्रबंध काव्य का ही होगा, क्योंकि इसी में विस्तार है। इसी में क्या है? विस्तार है। हमारा जो मुक्तक होता है उसमें विस्तार नहीं देखा जाता है। समझ गए जी? समझ गए इस चीज को? ओके, चलिए लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त किस युग के हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो ये यहाँ पर द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के हैं। और द्विवेदी युग में एक महान कवि के रूप में ये उभरे, और साथ ही साथ इन्हें एक राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग में, लिखिए मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग में एक बड़े, द्विवेदी युग में एक बड़े हस्ताक्षर, यानी एक बड़े हस्ताक्षर है, एक बड़े सिग्नेचर है, एक बड़े साइन है, एक बड़े हस्ताक्षर के रूप में, बड़े हस्ताक्षर के रूप में सामने आते हैं, सामने आते हैं, जिनको जिनको आधुनिक, जिनको आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य यानी कि जो आधुनिक काल है उसमें आधुनिक हिंदी साहित्य ही चल रहा है, मध्यकाल तो चल नहीं रहा है, तार्किकता है। ठीक है, जिनको आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि, और क्योंकि जो इनका काल है, उस समय राष्ट्र आ चुका था, उस समय स्वराज की कल्पना की जा चुकी थी, उस समय राष्ट्रवादी चिंतन होने लगा था। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि एवं राष्ट्र कवि के रूप में, एवं राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है।
गुप्त जी के साहित्य की मूल चिंता सांस्कृतिक थी। गुप्त जी के साहित्य की मूल चिंता सांस्कृतिक थी। इन्होंने साहित्य के मूल उद्देश्य पर बल दिया। इन्होंने साहित्य के मूल उद्देश्य पर बल दिया। इनके अनुसार साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है। इनके अनुसार साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है। अतः इनके द्वारा कहा गया कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। डन। गुप्त जी ने हिंदी साहित्य में भाषा के स्तर पर अविस्मरणीय योगदान दिया। इनके संपादन काल में सरस्वती पत्रिका में, इनके संपादन काल में सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं खड़ी बोली में प्रकाशित होती रही। एक मिनट, ये संपादक नहीं, द्विवेदी जी थे ना संपादक। तो एक सेकंड, माफी चाहूंगी। द्विवेदी जी के संपादन काल में काट के लिख लीजिएगा प्लीज। सरस्वती पत्रिका के संपादक तो वही थे ना, द्विवेदी जी के संपादन काल में। ठीक है। गुप्त जी की सरस्वती पत्रिका में पोएम पब्लिश हुई। ठीक है। खड़ी बोली में प्रकाशित होती रही। गुप्त जी की पहली कविता हेमंत 1905 में प्रकाशित हुई। 1909 में रंग में भंग 1909 में रंग में भंग लघु खंड काव्य प्रकाशित हुआ। हेमंत 1905 में, 1909 में रंग में भंग खंड काव्य प्रकाशित हुआ। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1913 में
वर्ष 1913 में किया गया। हाँ जी नेहा जी बताइए क्या बात करनी है। ये विशाल ये उधर से हो जाता है कई बार, इसको बंद कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं आई डोंट नो। ठीक है, मैंने तो चिरवाया था शुरुआत में, है ना। चलिए मैं बोलती हूँ उनको। ठीक है, हाँ जी। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना भारत भारती का प्रकाशन 1913 में हुआ, जिसने साहित्य के पटल पर जिसने साहित्य के पटल पर न केवल जिसने साहित्य के पटल पर न केवल खड़ी बोली, इस रचना ने क्या किया, न केवल साहित्य के पटल पर न केवल खड़ी बोली को स्थापित किया, खड़ी बोली को स्थापित किया, वरन 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 संपूर्ण राष्ट्र में वरन संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना। भारत भारती में क्या है, भारत भारती में है वो चिंताएं, वो विषमताएं, वो विषाद, वो भारतीयों के मन से निकली हुई आहें। तो संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को बड़े स्तर पर जगा दिया। गुप्त जी का योगदान, गुप्त जी का योगदान गुप्त जी का योगदान हिंदी साहित्य के पटल पर, हिंदी साहित्य के पटल पर एक अद्वितीय छाप छोड़ता है, एक अद्वितीय छाप छोड़ता है, जिसमें जिसमें उन्होंने जिसमें उन्होंने मानव 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 एवं ईश्वर, मानव एवं ईश्वर तथा प्रकृति आदि सभी अवयवों का समावेशन किया है, सभी अवयवों का समावेशन किया है। गुप्त जी के राम, गुप्त जी के राम एक साधारण मानव है। माने इन्होंने क्या किया है, ईश्वर को भी लाया है परंतु कुछ ऐसा नहीं दिखा दिया उसमें। ठीक है, उनको भी मनुष्य के रूप में ही प्रकट किया है। गुप्त जी के राम एक साधारण मनुष्य है, एक साधारण मनुष्य है। गुप्त जी के राम क्या है, एक साधारण मनुष्य है। गुप्त जी ने या इन्होंने, साधारण मनुष्य है, इन्होंने या गुप्त जी ने, जो लिखना है, केकई जैसे चरित्रों के लिए भी, यानी केकई के लिए आधे लोग हो सकते हैं गलत लिखे, नेगेटिव कैरेक्टर दिखाए उसे, पर इन्होंने बड़ा ही सेंसिटिवली दिखाया उसको भी, है ना। केकई जैसे पात्रों या चरित्रों के लिए भी बहुत ही संवेदनशीलता से कार्य किया है, बहुत ही संवेदनशीलता दिखाई है, बहुत ही संवेदनशीलता दिखाई है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना साकेत,
साकेत में कौन है? उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना साकेत में, साकेत में पूरे 2 सर्गों के अंतर्गत, पूरे 2 सर्गों के अंतर्गत, पूरे 2 सर्गों के अंतर्गत लक्ष्मण की पत्नी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की वियोग की अवस्था, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की वियोग की अवस्था का विस्तार में वर्णन किया है। वियोग की अवस्था का विस्तार में वर्णन किया है। तथा 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 इसके माध्यम से, मतलब साकेत के माध्यम से, तथा इसके माध्यम से गुप्त जी, इसके माध्यम से गुप्त जी उस समय के राजनीतिक आंदोलन को भी परिलक्षित करते हैं। यानी किस तरीके से जो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं वो चेंज हो रही है, वो सब भी दिखाया था साकेत में। और क्योंकि इसको आप देखेंगे कहीं पर भी कवर नहीं किया गया है, जो भी विमेन है जिनको कि समाज ने एक तरीके से अपवंचित किया है, उन सब का वर्णन ये करते हैं आपके द्विवेदी जी, मैथिली शरण गुप्त जी। जैसे मैंने बताया उर्मिला का करेंगे, बुद्धा की पत्नी का करेंगे, है ना, उसका राधे का करेंगे, राधा का करेंगे, राधे नहीं राधा का करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसी औरतों का इन्होंने वर्णन बहुत अच्छे से करा। इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई, मुझे बताएं कि गुप्त जी जो है किस तरीके से, अगर गुप्त का आ जाता है, गुप्त का योगदान या गुप्त मैथिली शरण गुप्त का क्या उद्देश्य था, या इस तरीके की जो चीजें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें लिख देंगे कुछ ना कुछ चीजें, बताइए। मैं 1-2 क्वेश्चन भी आपको आपके साथ में डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, बताइए यहाँ तक की चीजों में कोई दिक्कत आप लोगों को? हाँ जी, एक बार बताएंगे आप लोग मुझे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अभी हम भारत भारती को जब देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, भारत भारती से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इसमें, तो भारत भारती इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में है। और अभिषेक जी आप पूछ रहे थे शायद कि यूपीपीएससी में नहीं है क्या, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर नहीं है तो वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन पूछे गए आज तक, मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दूंगी। ठीक है, फिर आप एक आइडिया कर लेना। ओके, चलिए, अभी तो गुप्त जी के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे हम भारत भारती को देखेंगे तो मैं आपके सामने क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, गुप्त जी ने समाज की उपेक्षित नारी, जिनकी उपेक्षा की गई हो, जिनको समाज ने ना अपनाया हो, उपेक्षित नारियों जैसे 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 उर्मिला, यशोधरा, राधा, उर्मिला, यशोधरा, राधा आदि को अपने साहित्य में स्थान दिया है, अपने साहित्य में स्थान दिया है, तथा
तथा उन नारियों को पुरुषों की सहानुभूति यानी सिंपैथी का पात्र न बनाकर कि यू आर द पार्ट ऑफ सिंपैथी, पात्र ना बनाकर उन्हें पात्र ना बनाकर उनके प्रति करुणा करुणा का सृजन किया है। ऐसी करुणा जो किसी को भी पिघला दे, ठीक है, करुणा का सृजन किया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखे फटाफट से। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं, हेडिंग डालेंगे, मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं, थोड़ा स्पीडली करेगा। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं। लिखे पंचवटी नासिक में है जगह। लिखे गुप्त जी ने पंचवटी के माध्यम से राम लक्ष्मण और सीता के वनवास काल का लघु प्रसंग प्रस्तुत किया है। पंचवटी के माध्यम से राम लक्ष्मण और सीता के वनवास काल का लघु प्रसंग प्रस्तुत किया है। लिखे आगे, रात के समय रावण की बहन क्या नाम है, सुपर्णखा। बस 4 लोगों की स्टोरी है, ये ज्यादा लंबी नहीं है ना। रावण की बहन सुपर्णखा, ये क्या होता है, जिसकी बहुत ही नैन नक्श बहुत नुकीले हो, ऐसी थी वो सुपर्णखा। बिल्कुल तरुण, उस समय चल रही लैंगिक असमानता को दूर कर नारी को मुख्य धारा, बिल्कुल। और नारी को ही नहीं, मतलब इन्होंने देखो नारी पे लिखा है, जैसे कल मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीयता पे लिखा है, ठीक है। और ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर कि ये लिख रहे हैं। जैसे इन्होंने साहित्य का भाई उद्देश्य क्या होना चाहिए, इवन इन्होंने साधु पर, बालक पर, एक इनकी रचना है किसान मजदूर पर, है ना, प्रकृति पर, इन्होंने हर चीज पे लिखा है। ठीक है, तो ये इक्वालिटी में बिलीव कर रहे हैं। तो लिखे यहां पर, रावण की बहन सुपर्णखा लक्ष्मण को आकर्षित करने में विफल रहती है। सेंटेंस बता देना मुझे क्या लिखा है मैंने। आकर्षित आती है ना उसके पास में उसको प्रपोज करने के लिए, वो उसके प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट करता भाई, है ना। नाक कटी, नाक नहीं, सुपर्णखा का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है आरती, ये बताएं। सुपर्णखा जो है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बच्चे? बताएं। लघु प्रसंग क्या है? लघु बच्चे, लघु संगीता, लघु प्रसंग नहीं, लघु छोटा,
ठीक है, छोटा सा प्रसंग लिया है, 4 लोग हैं इसमें, राम, सीता, लक्ष्मण और सुपर्णखा। माने कि इसके जो ऐसे कहा जाता है कि इसके जो नख होते हैं ना, वो सूप के समान होते हैं, ठीक है, यानी कि सूप नखा ऐसा बोला जाता है, सूप नखा, ठीक है, सूप नखा, समझ आई बात? मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे सूप, ऐसे बड़े बड़े नाखून होते हैं इसके, और नैन नक्श भी बड़े कटीले होते हैं, बड़े मतलब नुकीले होते हैं, है ना, इसलिए बोला जाता है। लिखे आगे, आकर्षित करने में विफल होती है, आकर्षित करने में विफल होती है, फिर राम की तरफ, फिर राम की तरफ आकर्षित होने का एक विफल प्रयास करती है, एक विफल प्रयास करते। दोनों भाइयों में लाइन मार रही है, नहीं, एक ठीक है, विफल प्रयास करती है। इसके उपरांत लक्ष्मण के द्वारा उसके रूप को विकृत कर दिया जाता है, रूप को विकृत कर दिया जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे नाक काट दी जाती है, कर देता। इसके द्वारा इसके बाद लक्ष्मण के द्वारा उसके रूप को विकृत कर दिया जाता है। पंचवटी काव्य में गुप्त जी ने पंचवटी काव्य में गुप्त जी ने राम, लक्ष्मण, सीता और सुपर्णखा, राम, सीता, लक्ष्मण और सुपर्णखा 4 पात्रों के माध्यम से, 4 पात्रों के माध्यम से इस प्रसंग का वर्णन किया है। दूसरी है साकेत, इनकी रचना है साकेत, 2 सर्ग तो उसी से भरे हुए हैं, उसके वियोग से उर्मिला के। लिखे, साकेत काव्य, साकेत काव्य, साकेत काव्य गुप्त जी के, साकेत काव्य गुप्त जी के दीर्घकालीन यानी कि लंबे दिनों तक जिसके लिए साधना करी हो, है ना, दीर्घकालीन काव्य साधना का परिणाम है। साकेत रचना मैथिली शरण गुप्त के दीर्घकालीन काव्य साधना का परिणाम है। इसका प्रथम संस्करण 1932 में आया, इसका प्रथम संस्करण 1932 में प्रकाशित हुआ, 1932 में प्रकाशित हुआ। साकेत के माध्यम से गुप्त जी, साकेत के माध्यम से गुप्त जी रघुकुल की कीर्ति गाथा, रघुकुल की कीर्ति गाथा क्या थी कि भाई अपने पिताजी का वो देने के लिए, मतलब अपने पिताजी का वचन न टूटे, तो वो वहां पे चल दिए राम जी, और राम जी के साथ में लक्ष्मण जी भी चल दिए, है ना। ये थी रघुकुल की कीर्ति गाथा, कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, है ना। तो इस प्रसंग के माध्यम से रघुकुल की कीर्ति गाथा एवं उर्मिला लक्ष्मण दोनों ने त्याग किया ना, दोनों बेचारे अलग रहे। उर्मिला लक्ष्मण का अनन्य त्याग का जो कहीं और ना देखा जाए ऐसा त्याग,
ठीक है, उसकी तो जा रही थी पत्नी संग में राम की। अनन्य त्याग, उनकी तो पत्नी जो थी धर्म पत्नी साथ में जा रही थी, ये यहीं पे छोड़ के चले गए थे कि माता पिता की सेवा आदि करो तुम। अनन्य त्याग का वर्णन किया है, का वर्णन किया है साकेत के माध्यम से गुप्त जी उपेक्षित पात्रों को व्यापक स्तर पर वर्णित करते हैं तथा उपेक्षित पात्रों को व्यापक स्तर पर वर्णित करते हैं तथा उनकी यथार्थता, यानी जो सच्चाई है, जैसे कैकई को भी दिखाते हैं इसमें, उनकी यथार्थता एवं मनोवैज्ञानिकता, यानी कि क्या साइकोलॉजी चल रही है कैकई की उसके पीछे, है ना, उनकी यथार्थता तथा मनोवैज्ञानिकता से व्युत्पन्न नए विषयों को भी बराबर का स्थान देते हैं। बराबर का स्थान देते हैं। आगे लिखेंगे किसान लिखिए इसमें, इस काव्य सृजन में गुप्त जी ने समसामयिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। समसामयिक परिस्थितियों का वर्णन किया है जिसके अंतर्गत विषम परिस्थितियों को दिखाते हुए गुप्त जी किसान, मजदूर तथा सैनिक आदि की मनःस्थिति तथा दिनचर्या का वर्णन करते हैं। मनःस्थिति तथा दिनचर्या का वर्णन करते हैं। इस काव्य में कल्लू नामक किसान अपनी पत्नी कुलवंती के साथ दिन रात मेहनत करके भी
दिन रात मेहनत करके भी दो वक्त का खाना नहीं जुटा पाता, दो वक्त का खाना नहीं जुटा पाता। उसके उपरांत उसके उपरांत अनेक अत्याचारों को सहते हुए, अनेक अत्याचारों को सहते हुए शोषण का शिकार, शोषण का शिकार बन अंततः अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है, अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। बेचारा, कितना दुख है जीवन में, नहीं? अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। आगे चलेंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट यशोधरा। नेक्स्ट रचना है इनकी यशोधरा। आप सभी जानते हैं यशोधरा जी कौन थी? बुद्धा की वाइफ थी। लिखें, गुप्त जी ने इस काव्य रचना में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, इस काव्य रचना में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को शामिल किया है। जिसके अंतर्गत उन्होंने ऐतिहासिकता को, जिसके अंतर्गत उन्होंने ऐतिहासिकता को सुरक्षित रखते हुए यशोधरा के सोते हुए, यशोधरा के सोते हुए बुद्ध द्वारा छोड़ जाने का वर्णन किया है। यशोधरा के सोते हुए बुद्ध द्वारा छोड़ जाने का वर्णन किया है। इस रचना में गुप्त जी का मुख्य उद्देश्य पति द्वारा त्यागी गई यशोधरा, या पति द्वारा त्यागी गई नारी, पति द्वारा त्यागी गई नारी की करुण स्थितियों का वर्णन करना है, का वर्णन करना है। आगे चले।
नेक्स्ट आ जाते हैं अगली बातों पे। लिख लिया? यानी कि यहाँ पर भी बेचारी को छोड़ करके आपके जो है चले गए हैं, है ना। आगे लिखेंगे फटाफट से। नेक्स्ट जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है भारत भारती, जो हमारे सिलेबस में है यूपीएससी। भारत भारती। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इससे सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन से अवगत करा देती हूँ। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। यहाँ पर वर्ष 2021 में एक प्रश्न पूछा गया, लिख लीजिए। वर्ष 2000 सिविल सर्विसेज में 2021 में एक सवाल पूछा गया। सवाल है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लिखें कि पहला क्वेश्चन है, गुप्त जी ने भारत भारती, आप कोर्स के अंदर डाल लेंगे इसको। गुप्त जी ने भारत भारती के माध्यम से न सिर्फ, अभी इस सवाल का उत्तर लिखने में आप सक्षम हो जाएंगे थोड़ी देर में, न सिर्फ अतीत के गौरव का गान किया है, बल्कि वर्तमान को भी झकझोरा है। क्वेश्चन है कि इस कथन की विवेचना करें। इस कथन की क्या करें? विवेचना करें। यूपीएससी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। 2019 दूसरा सवाल, भारत भारती की राष्ट्रीय चेतना को आज के संदर्भ में समझाइए। यूपीएससी 2019। लिख लिया? लिखो फटाफट से। डन? नहीं, आंसर बच्चे ये होगा जो मैं अब लिखवाऊंगी। ठीक है आरती, पहले क्वेश्चन देख लोगे ना तो दिमाग में फिट हो जाएंगी चीजें। तीसरा, अभी हमने मैथिली शरण गुप्त पढ़े, अभी हमने भारत भारती नहीं पढ़ी। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो चीजें क्या कह रही हूं मैं? नेक्स्ट, भारत भारती की राष्ट्रीय चेतना, भारत भारती की राष्ट्रीय चेतना हिंदू जातीयता पर, क्या लड़कियां ही पढ़ रही हैं क्या क्लास में? बस अवलंबित है। बस इन्होंने दिया 3 बच्चों ने लिखा है बस आंसर, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ये आपका स्टेटमेंट है। कह रहे भारत भारती की राष्ट्रीय चेतना हिंदू जातीयता पर अवलंबित है। इस कथन के संदर्भ में, इस कथन के संदर्भ में
इस कथन के संदर्भ में अपना मत उदाहरण सहित प्रस्तुत करें। 2017 यूपीएससी। चौथा सवाल लिखेंगे, कह रहे कि स्वतंत्रता संग्राम के व्यापक परिप्रेक्ष्य में मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती पर प्रकाश डालिए। 2016 यूपीएससी 2016 हर साल सवाल पूछ रहे हैं, देख रहे हो। पांचवा सवाल लिखेंगे आगे भाई। पांचवा क्वेश्चन, गुप्त, मैथिली शरण गुप्त लिख लेना आप। गुप्त की आधुनिक हिंदी कविता के विकास में जो भूमिका है उसे स्पष्ट करें। यूपीएससी 2015 लिख रहे हो? हाँ जी, कहाँ चले गए सारे बालक, बताओ एक बार, लिख लिया? लिख लिया या नहीं लिख लिया? डन? डन, वेरी नाइस। चलिए आगे। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा आप लिख लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि क्या आप समझते हैं कि भारत भारती में व्यक्त कवि भारत भारती में व्यक्त कवि के कतिपय विचार पुराने पड़ गए हैं। बहुत बढ़िया तरुण, बहुत बढ़िया। जो तरुण ने लिखा है आंसर,
वो क्वेश्चन वो वाला 2014 में पूछा गया है, ठीक है। कतिपय विचार पुराने पड़ गए हैं और उनसे सहमत होना कठिन है, और उनसे सहमत होना कठिन है। इस संदर्भ में भारत भारती की प्रासंगिकता पर विचार करें। 2014 में यह सवाल सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और लिख लेंगे, 2010 में पूछा था। 2010 में पूछा था कि भारत भारती में अभिव्यक्त कवि, भारत भारती में अभिव्यक्त कवि की पुनरुत्थानवादी दृष्टि, पुनरुत्थान यानी कि दोबारा जो उत्थान करते हैं, है ना, पुनरुत्थानवादी दृष्टि एवं राष्ट्रीय चेतना, दृष्टि एवं राष्ट्रीय चेतना के द्वंद्व की समीक्षा करें। द्वंद्व की समीक्षा करें 2010। अच्छा, 2019 में, 8 में ऐसे करके कुछ व्याख्याएं भी पूछी गई है। जैसे मुख्य परीक्षा 2008 में पूछा गया, हम डूबते हैं आप तो अध के अंधेरे कूप में है, किंतु रखना चाहते उनको सती के रूप में, निज दक्षिणांग पुरुष से सदा हम लिप्त हैं, वामांग में चंदन पड़ाना जानते चाहते विक्षिप्त हैं। ये पूछा 2008 में। एक पूछा है 2013 में, हम बाह्य उन्नति पर कभी मरते न थे संसार में, बस मग्न थे अंतर जगत के अमृत पारावार में, जड़ से हमें क्या जबकि हम थे नित्य चिंतन से मिले, चेतन से मिले हैं द्वीप उनके निकट, क्या जो पदम दिनकर से खिले। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें भी आपसे पूछी गई है ऑलरेडी, राइट। ये सब चीजें लिख ली। अब यहाँ पर लिखिए आगे। हाँ जी, यहां तक की चीजें आपने भारत भारती के संदर्भ में लिख ली हैं। देन हाँ जी, हो गया। नोटेड। नेक्स्ट आप डालेंगे भारत भारती, जो आपने डाला ही हुआ होगा ऑलरेडी, जो भी आपने हेडिंग डाला होगा भारत भारती। अब भारत भारती किस प्रकार की रचना है पहले थोड़ा समझ लें इसके विषय में। भारत भारती जो रचना है, मैंने आपको बताया कि भारत भारती कब लिखी गई है। तो यदि मैं भारत भारती की बात करूं तो इनसे पूर्व इनकी जो रचनाएं थी, जैसे रंग में भंग है या पंचवटी या शोधरा साकेत किसान वोटेवर, वो सब रचनाएं कोई ऐतिहासिक थी, है ना, कोई किसी तरीके से मतलब पौराणिक भी कुछ चीजें इन्होंने ली। ये कैसी है, ये उस समय के भारत, यानी कि हम कब की बात कर रहे हैं, 1912-15 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय के भारत का क्या स्वरूप है, वो स्वरूप हम यहाँ पर लेकर के, ये तरुण ने जो क्वेश्चन डाला है 2022 वाला, ये भी एक बार क्वेश्चन आप अपनी उसमें कॉपी में लिख लीजिए। हर साल क्वेश्चन आ रहा है, गुप्त जी ने भारत भारती में अतीत का योगदान, अतीत का गौरव
गान वर्तमान को रचनात्मक ऊर्जा एवं जागरण का संदेश देते हुए किया है, स्पष्ट करना है 2022 में। थैंक यू सो मच तरुण, थैंक्स बच्चे। तो ये भी आप 2022 का, तो आप देखेंगे कि 2022 हो, 19 हो, 2021 हो, ईच एंड एवरी ईयर क्वेश्चन आ रहा है यहां से, राइट। तो इसमें आप देखेंगे कि गुप्त जी क्योंकि क्या कह रहे हैं, गुप्त जी कह रहे हैं कि भैया मेरे साहित्य का काम जो है उपदेश देना नहीं है, मेरे साहित्य का काम एंटरटेनमेंट भी नहीं है, तो मेरे साहित्य का काम है कि मैं समसामयिक चिंताओं से लोगों को अवगत कराऊं। और जो अंग्रेज यहाँ पर बैठे, हालांकि ये अंग्रेजों के लिए अच्छा मानते हैं, ये गुप्त जी जो है कहते हैं अंग्रेज बढ़िया है, मतलब ठीक है अंग्रेज कतई, है ना। जो मुस्लिम आक्रमण हुए हमारे देश पे वो बहुत खराब थे, ठीक है। तो इस भारत भारती के अंदर ये 3 तरीके की चीजें करते हैं। इन्होंने 3 खंड इसमें लिखे, 3 खंडों में इसे जो है डिवाइड करा है। एक है अतीत खंड, एक है वर्तमान खंड, है ना। इस भारत भारती कितने खंड बताए, एक तो पुराना वाला जिसमें ये पूरा गौरव गान गाएंगे कि हम क्या थे क्या हो गए, है ना। यहाँ पर एक है वर्तमान जो जहां पर हम औपनिवेशिक शासन से घिरे हुए, और एक है भविष्य। इन 3 खंडों में इस भारत भारती की रचना को इन्होंने कर दिया, राइट। इसमें ये जो है जो गुप्त जी हैं, गुप्त जी यही बताते हैं कि भाई हमारा जो देश है भारत, है ना, क्योंकि ये भारत भारती कोई मामूली रचना नहीं है, आगे वगैरह भी इसकी प्रशंसा करते हैं, है ना। मतलब एक तरीके से इसमें हिंदुत्व को अभी हमने देखा ना, अभी एक क्वेश्चन बताया हिंदू वाला, ठीक है, भारतीयता, हिंदू भारतीयता, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे अतीत का गौरव, है ना, अतीत का गौरव, और एक आप देखेंगे जो स्वतंत्रता। इन सब मुद्दों को इसमें उठाया गया है, और इन मुद्दों को उठाते हुए भारत भारती के अंदर इन सब चीजों पर बात की गई है कि भैया हम जो है एक महान कंट्री थे और लोग हमसे शिक्षा लेते थे, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, और आज हमारी गति देखो कि आकर के मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे खोपड़े में बैठे हुए, ठीक है। तो लिखे इसमें कि इसका भारत भारती का, भारत भारती का संवेदना पक्ष, जितने सवाल लिखे हैं ना सबके उत्तर लिख दोगे इन सब चीजों से। भारत भारती का संवेदना पक्ष, इसमें लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती 3 खंडों में विभाजित की गई। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती 3 खंडों में विभाजित की गई, ठीक है, विभाजित की गई, विभाजित की गई है। लिखे अतीत खंड, अतीत खंड, वर्तमान खंड एवं भविष्य खंड, एवं भविष्य खंड। अतीत खंड, वर्तमान खंड एवं भविष्य खंड। इन तीनों खंडों के माध्यम से गुप्त जी, इन तीनों खंडों के माध्यम से गुप्त जी हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए वर्तमान में, ठीक है, और क्या होंगे अभी भविष्य में, क्या होंगे अभी, हम कौन थे, क्या हो गए, हम कौन थे यानी अतीत, कौन थे हम तो बहुत बड़े महान व्यक्तित्व थे, क्या हो गए वर्तमान, हमारे ऊपर जो है अंग्रेज बैठे, मुस्लिम आ गए, क्या होंगे इसकी तो चिंता ही लगी हुई है बेचारे को, और क्या दुर्गति होनी बची, ठीक है। यानी तीनों खंडों के माध्यम से गुप्त जी हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी सबको कोमा में बंद कर लेंगे, इन सभी तत्वों का सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहते हैं, सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहते हैं, सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहते हैं। भारत भारती के अंतर्गत, भारत भारती के अंतर्गत अतीत खंड,
अधिक गौरवमयी रहा है, अतः अधिक गौरवमयी रहा है, अतः इसका विस्तार अत्यधिक है। जन्मेजय 3 व्याख्या आई आज तक, ठीक है, 3 व्याख्या आई। खड़ी बोली में है तो बहुत ज्यादा टफ है नहीं, वो कुछ व्याख्याएं हैं इसमें। भारत भारती आप छोटी सी पुस्तक ले लीजिएगा, है ना, तो अगर भावना समझ जाओगे तो व्याख्या खुद ही कर दोगे। अतीत जो है गौरवमयी रहा है, अतः अतीत खंड को काफी विस्तार पूर्वक दिखाया गया है, सबसे बड़ा यही है इसमें। अतः अतीत खंड को अति विस्तार पूर्वक दिखाया गया है। वर्तमान खंड कुछ कम है, वर्तमान खंड कुछ कम है तथा भविष्य, क्योंकि भविष्य तो बेचारे आशा ही नहीं कर रहे, तथा भविष्य, हाँ तो ले ली जन्मेजय, उनको खोल के भी देखना है थोड़ा सा, है ना, थोड़ी सी व्याख्या है, एक बार देख लेना। तथा भविष्य काल तथा भविष्य खंड सबसे कम, तथा भविष्य खंड सबसे कम। गुप्त जी का उद्देश्य भारत भारती के माध्यम से, गुप्त जी का उद्देश्य भारत भारती के माध्यम से इस विषय पर चोट करना है, इस विषय पर चोट करना है कि गुप्त जी का उद्देश्य भारत भारती के माध्यम से इस विषय पर चोट करना है कि जिस भारत देश का अतीत इतना महान रहा हो, ये इतना गौरवमयी रहा हो, जिस भारत देश का अतीत इतना गौरवशाली रहा हो, वर्तमान में ऐसे देश की इतनी दुर्दशा क्यों हो गई है, इसी चीज पर बेचारे परेशान है। वर्तमान में ऐसे देश की इतनी दुर्दशा क्यों हो गई है, अतः अतः इस पर विचार करते हुए गुप्त जी कहते हैं, हम कौन थे, ये सब आप अपने आंसर में डालोगे ना तो मजा आ जाएगा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें, आज मिलकर ये समस्या है।
डन, आगे लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। संवेदना पक्ष के अंतर्गत ही अतीत का विश्लेषण। अतीत का विश्लेषण। भारत भारती के सबसे व्यापक खंड, भारत भारती के सबसे व्यापक खंड के अंतर्गत गुप्त जी भारत के गौरवपूर्ण अतीत, भारत के गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन करते हैं, और कहते हैं कि भारत विश्व के सभी देशों में सबसे अधिक विकसित, सबसे पहले डेवलप हुआ भारत, ऐसा गुप्त जी बताते हैं। गुप्त जी कहते हैं कि भारत विश्व के सभी देशों में सबसे पहले विकसित हुआ, सबसे ज्यादा विकसित हुआ, और कहते हैं कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, पूछ रहे हैं, बोलो किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष। ठीक है, ढूंढ रहे हैं दुनिया में सब, अरे ऋषि भूमि सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा डेवलप्ड ऋषि भूमि। गुप्त जी कहते हैं, लिखे, गुप्त जी कहते हैं, या गुप्त जी भारत भारती में वर्णन करते हैं कि भैया ये ऐसा देश है जहां देवता भी जन्म लेने को तड़प रहे हैं, जहां देवता भी जन्म लेने को तरस रहे हैं। समझ रहे हो? सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे हैं, धन्य भारत वर्षवासी, धन्य भारत वर्ष। सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है, यानी उस जो देवताओं का लोक है वहां पर भी यही गान है। अतीत की बात कर रहे हैं, अतीत खंड में भारत का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भारत के अतीत को देखने से पता चलता है या ज्ञात होता है, देखने से ज्ञात होता है कि भारतवर्ष में
भारतवर्ष में जन्म लेने को देवता भी तरसते हैं। देख रहे हो, देवता भी तरसते हैं। यह भारतवर्ष ऐसा देश है जहां पैदा होने को, जन्म लेने को देव भी तरस रहे हैं। इस देश में भैया हम आ गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि यही सब व्याख्याएं भी आ जाती हैं आपको कभी कभी। सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे है धन्य भारतवासी, है धन्य भारतवासी, धन्य भारतवर्ष है, धन्य। कल की देख लेना क्लास का टाइम एक बार, आज तो किया नहीं था उन्होंने, कल का देख लेना। सुरलोक में भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है धन्य भारतवासी, है ना, धन्य भारतवर्ष। ये है हमारा देश। ये अतीत में वर्णन किए हैं, अतीत हमारा ऐसा था। भारत भारती के अंतर्गत अतीत खंड में गुप्त जी वर्णन करते हैं कि भारत में त्याग व दान संस्कृति के मुख्य अवयव रहे हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले ज्ञान व सभ्यता, सिविलाइजेशन कह रहा है कि यही हुआ है सबसे पहले। ज्ञान व सभ्यता का विकास भारत में ही हुआ। यहाँ की स्त्रियां इतनी महान थी वे अपने पति, मतलब प्राण नहीं छुड़ा लाई थी। वो कौन थी? यमराज से, है सती, है ना। वे अपने पति की पूजा ईश्वर से पहले करती थी। और उम्र भर मर भी तो जाती थी सती होके, नहीं, और उम्र भर अपने पति के प्रति मन, वचन एवं कर्म से समर्पित रहती थी। मन, वचन एवं कर्म से समर्पित रहती थी। अतः ऐसे भारतवर्ष में जन्म लेना बड़े ही सौभाग्य की बात है। ऐसे भारतवर्ष में जन्म लेना बड़े ही सौभाग्य की बात है।
जहां जहां जन्म लेने जहां जन्म लेने को देवता भी एक स्वप्न मानते हो, जहां जन्म लेने को देवता भी एक स्वप्न मानते हो, ऐसी भारत भूमि, ऐसी भारत भूमि पर जन्म लेकर हम सभी अपने आप को धन्य समझते हैं, धन्य समझते हैं, धन्य समझते हैं। अतीत की इस अतीत की इस गौरव गाथा को गुप्त जी ने अतीत की इस गौरव गाथा को गुप्त जी ने एक विस्तृत खंड के अंदर एक विस्तृत खंड के अंदर वर्णित किया है, एक विस्तृत खंड के अंदर वर्णित किया है। ठीक है, अब इसका है भाई वर्तमान और भविष्य काल। ठीक है, यहां पर कोई सवाल आपका किसी का, उसे कल करेंगे। ठीक है, यहां पर आपका कोई सवाल बताओ। बताओ फटाफट से, कोई क्वेश्चन? हाँ जी, जी समझ में आ गया क्या लिखना है एग्जाम में? यही तो बात है तरुण, यही तो समझ में नहीं आया। त्याग हमेशा स्त्री करेंगी, हमेशा क्या अब नहीं रहती। पतिव्रता का ट्रेंड जो है अब धीरे धीरे खत्म होते आ रहा है ना। अब जो है ठीक है नेहा, मैं करती हूँ इसके लिए, है ना जी। पतिव्रता पत्नीव्रता ये सब ट्रेंड अब जो है खत्म हो गए, इक्वालिटी की बात आ गई। अब हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, कोई किसी का बेवकूफ नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अभी जो इकोनॉमी वाली क्लास है उसमें। शुक्रिया आप सभी। हाँ बिल्कुल तरुण, यू कैन से, ये वही बता रहे हैं। बट हाँ ये है कि इन्होंने कुछ ऐसी वंचिताओं वगैरह को भी लेके आए, ये इन्होंने विचारों को, मतलब इन्होंने ये कहा है कि भाई तुमने इन्हें छोड़ दिया है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अभी भी हमारी सोसाइटी हमें क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? क्योंकि आदत पड़ी हुई है उतनी। अगर कोई महिला आज बोलती है, डिसीजन लेती है, तो इतनी जल्दी नहीं चली जाएंगी ना, ये सब सभ्यताएं, इनमें समय लगेगा, है ना। तो इसलिए आज भी हमारे जो पुरुष मानसिकता है वो आज भी हावी रहती है। हालांकि चीजें कम हो रही है इसमें, है ना। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो अब धीरे धीरे कम होती चली आ रही है। ठीक है जी, थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।